वेलकम अगेन फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। जैसा कि हम 19 फरवरी 2021 को हुए एचसीएफ पेपर के मैथ के पेपर के सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत फर्स्ट वीडियो में हम 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं 26वें क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन आपके पास है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो तो डेल्टा क्यूब एफ एक्स का मान क्या होगा। यानी कि आपके पास थर्ड डिफरेंस निकालना है। यहाँ आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1, और इसका थर्ड डिफरेंस आपको निकालना है कि इसका थर्ड डिफरेंस क्या होगा। जनरली आपके पास जब बहुपद दिया हो, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ हो, तो इसमें डिफरेंस निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि यदि ये फैक्टोरियल फंक्शन है तो डिफरेंशियल निकालना ज़्यादा इजी है। इस केस में आपके पास ये n आ गया जाता है और आपके पास ये जो x है इसके फैक्टोरियल का ऑर्डर एक कम हो जाता है, यानी कि अब आपके x के फैक्टोरियल ऑर्डर n-1 रह जाता है। सिमिलर अगेन सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकेंड डिफरेंस निकालने पर अगेन आपके पास n-1 आ गए और इस फैक्टोरियल का ऑर्डर अगेन एक कम हो जाता है और अब ये n-2 हो जाता है। तो यदि आप इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकें तो इजीली आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास का यदि आपके पास जितने ऑर्डर का आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है उतना ही यदि आप डिफरेंस निकालते हैं तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली बिना आपके पास डायरेक्ट सोल्व किए आपके डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि इसका आपके पास रिजल्ट जो होता है n फैक्टोरियल होता है। और इससे ज़्यादा डिफरेंस यदि निकालते हैं, यानी कि जितने ऑर्डर का डिफरेंस ये आपके x है और इससे हायर आप डिफरेंस यदि निकाल रहे हैं तो ये डिफरेंस हमेशा 0 होता है। तो इस बिहाफ पर आप यदि इसकी बात करें तो यहाँ आपके पास ये थर्ड ऑर्डर का है, इसलिए इसका डिफरेंस यदि निकालेंगे तो इस वाले पार्ट का डिफरेंस आपके पास सीधा सीधा 3 फैक्टोरियल होगा। जबकि बाकी इसकी बात करें कि ये सेकंड ऑर्डर का है और डिफरेंस आपको थर्ड ऑर्डर का निकालना है, इसलिए इसका डिफरेंस आपके पास 0 होगा, इसका डिफरेंस 0 होगा और इसका डिफरेंस 0 होगा। यानी कि बाकी सारे पार्ट 0 होंगे, केवल आपके पास ये रहेगा क्योंकि थर्ड ऑर्डर का आपके पास डिफरेंस निकालना है और थर्ड ऑर्डर का ही पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है और 2 × 6 यानी कि फाइनल रिजल्ट 12, यानी कि 12 आपके पास थर्ड डिफरेंस होगा। लेकिन थर्ड के बजाय सेकंड या फर्स्ट या कोई अदर पूछना होता तो पहले आप इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी रहता है सॉल्व करना। फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है, इसको हमने एज्यूम किया कि फैक्टोरियल के टर्म्स में आपके पास ये है ax 3 फैक्टोरियल, bx 2 फैक्टोरियल, cx 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ d। नाउ यहाँ से आपके पास a b c की वैल्यू कैलकुलेट करके a b c की वैल्यू पुटअप करते हुए आप इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है कि आप कोफिशिएंट लिखते हैं, x³ का कोफिशिएंट, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट टर्म। नाउ डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करेंगे, ये 2 एज इट इज जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़ दिया, ये माइनस का 2, फिर इन दोनों को गुणा किया, यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़ दिया। लास्ट टर्म हमेशा आपके रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करती है। अगली बार 2 से किया सिमिलर और अगली बार 3 से किया, और इस प्रकार से आपके पास ये जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं इसमें ये x³ के डिफरेंस को शो करता है, इसके गुणांक को शो करता है, ये x2 फैक्टोरियल को, ये x फैक्टोरियल को और ये कांस्टेंट टर्म को। तो a b c d की वैल्यूज ये प्राप्त हुई, ये a b c d की जगह पुटअप करेंगे, ये आपके पास फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अब आप यदि इसका डिफरेंसेस कैलकुलेट करना चालू करेंगे तो डिफरेंसेस कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं तो यहाँ आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने पर फर्स्ट निकालेंगे तो फर्स्ट में आपके पास पावर आगे 2 ऑलरेडी था, तो 3 2 3 6 और एक कम, इसमें आपके पास पावर आगे और ये 1। अगेन डिफरेंस करेंगे तो फिर वह पावर आगे, तो ये 12x 1 फैक्टोरियल और ये 4, और अगेन करेंगे तो x 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो गई, तो ये ओनली 12 और 4 का 0 और फाइनल रिजल्ट आपके 12। इस प्रकार से करते हुए आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हुए
यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका आपके पास डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है मित्रों जिसके बारे में पिछले वीडियो में बोल गया था कि आपके पास ये मिस प्रिंट है या आपके पास बोनस मार्क्स मिलेंगे। वो क्वेश्चन वो नहीं था, ये क्वेश्चन ये है। यहाँ आपके पास ये थोड़ा मिस प्रिंट है पार्ट, और ये पार्ट मिस प्रिंट है, इसलिए इसके आपके बोनस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी रिमेनिंग पार्ट आपके पास जो है, इसमें आपके पास ये कह रहा है कि ये आपके पास जो रिलेशन गिवन है, इन रिलेशन में से कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ आपके पास ये तो मिसप्रिंट है और ये आपके पास सत्य नहीं है। तो यदि आप मिसप्रिंट नहीं हो तो ऑप्शन आपके पास बी आंसर होगा। वैसे फिलहाल आपके पास ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। यदि आपके पास इसके प्लेस पे ये इस प्रकार से हो, cos हाइपरबोलिक ऑफ d/2 म्यू cos हाइपरबोलिक ऑफ d/2, तो ये आपके पास सत्य होगा। तो ये आपके थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट होने के कारण इसमें आपके पास बोनस मार्क मिलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी इसकी बात करें तो आपके पास यदि ये ट्रू होता, ये यदि मिसप्रिंट नहीं होता, तो इसका ऑप्शन आपके पास ये आंसर है, ये आपके पास गलत है। क्योंकि इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, इस रिजल्ट को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए डेल का मतलब e-1 होता है, तो ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ये नेबुला, इसका मतलब 1 माइनस e⁻1 होता है। और अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस आपके डेल की वैल्यू e-1 और नेबुला की वैल्यू 1 माइनस e⁻1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, ऐड हो जाएंगे, -1 -2, और इस प्रकार से रिजल्ट ये आ गया। और ये रिजल्ट यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो e⁻½ माइनस ऑफ e⁻½ का होल स्क्वायर होता है। ये राइट हैंड साइड की बात हुई, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में म्यू का फार्मूला ये होता है का हाफ ऑफ e⁻½ प्लस e⁻−½ और डेल की वैल्यू होती है e⁻½ और e⁻−½ और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे डेल और म्यू को, तो डेल और म्यू को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आपके पास फाइनली आता है, यह आता है हाफ ऑफ e-1, यानी कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि डेल म्यू डेल इज नॉट इक्वल टू डेल डेल। तो ये ऑप्शन आपके पास जो है ये गलत है। बाकी आपके पास आगे के सारे ऑप्शन सही हैं। जैसा मैंने बताया कि उसमें यदि मिसप्रिंट नहीं हो तो फिर उस पोजीशन में वो मिसप्रिंट नहीं होने पर ये रिजल्ट आपके पास इस फॉर्म में आएगा। कॉस हाइपरबोलिक हो जाता है तो वो ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन होगा, वरना ऑप्शन वो भी गलत है। हाइपरबोलिक होने पर ये आपको इसको इस टाइप से सोल्व किया जा सकता है। ये आपके पास रिजल्ट है। तो ये आपकी क्वेश्चन है जिसमें बोनस मार्क मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये मिसप्रिंट है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपके पास एलपीपी से है। एलपीपी के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार। एन आपके पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं और इसमें एम इक्वेशंस हैं। जनरली जब हम किसी इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्व आउट करने के लिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उतने ही आपकी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। यदि नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हैं और इक्वेशन कम है, यदि आपके पास इस टाइप से है कि ax1, a1x1, a2x2, a3x3, a4x4 इज इक्वल टू b1, और इस प्रकार से b1x1 प्लस ऑफ b2x2, b3x3 एंड b4x4 एंड इज इक्वल टू c समथिंग, जो भी आपके है। यदि इक्वेशन केवल 2 है और वेरिएबल 4 हैं तो इन इक्वेशन सिस्टम को आप सॉल्व आउट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में इसको सॉल्व आउट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल होने चाहिए। यानी कि 4 में से कोई 2 वेरिएबल को आप 0 लेंगे तो आप इस सिस्टम को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि 4 में से ये 2 वेरिएबल यदि मान लीजिए 0 ले लेते हैं तो केवल 2 वेरिएबल के लिए इक्वेशन बचा है जिसको सॉल्व आउट करते हुए इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल यदि आपके पास ज़्यादा हैं, या n ग्रेटर देन m बोल रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, तो इस कंडीशन में सिस्टम आपके पास जो होता है इक्वेशन का सिस्टम, इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर रिजल्ट जो आता है वो केवल जितने आपके
इक्वेशन है उतने ही वेरिएबल के लिए आता है, यानी कि m इक्वेशंस हैं तो m वेरिएबल आपके पास जो होंगे उनका रिजल्ट आपको नॉन जीरो फाइंड होगा। m इक्वेशन है इसलिए n इक्वेशन है तो m वेरिएबल ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट नॉन जीरो होगा और रिमेनिंग आपके पास जो है n माइनस m ये हमेशा जीरो होंगे। तो n माइनस m वेरिएबल्स जीरो होंगे, n माइनस m चरों का मान शून्य लेंगे। यदि m समीकरण है तो m ही चरों का मान निकल सकता है, तो m चर अशून्य प्राप्त होंगे और बाकी n माइनस m चर हमेशा जीरो प्राप्त होंगे। और इस बिहाफ पर आपके पास यहाँ डायरेक्टली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि यहाँ आपके पास डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया है कि n माइनस m आपके वेरिएबल जीरो होंगे और m चर आपके पास नॉन जीरो होंगे। तो ये आपके पास देखते ही टिक मार्क करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इस टाइप से डेल क्यूब ऑफ वाई पावर हाफ, इसकी वैल्यू बतानी है। डेल क्यूब वाई ऑफ हाफ, डेल क्यूब, देखिए डेल का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, डेल का मतलब होता है हाफ ऑफ ई पावर हाफ माइनस ऑफ ई पावर माइनस हाफ। और जब आप इसको क्यूब करते हैं, सॉरी ये 1/2 नहीं होता है। और अब आपके पास इसका जब क्यूब करेंगे, इधर क्यूब करेंगे तो ये क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूले से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब, इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका एक्सपेंशन जो है ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। और अब ये वैल्यू निकालनी है y हाफ के लिए। y हाफ के लिए वैल्यू निकालनी है तो ये अंदर जाएगी तो इसमें 3/2 पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। हाफ आपके पास 3/2 पॉइंट आगे शिफ्ट होगा तो ये रिजल्ट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट होगा y2। शिफ्ट इस प्रकार से ये y हाफ शिफ्ट होगा हाफ प्लेस पे, तो हाफ प्लस हाफ, और इस प्रकार से ये आपके पास आएगा 3y1। इसी प्रकार से ये ई पावर माइनस हाफ और हाफ प्लेस पे शिफ्ट होगा तो माइनस हाफ प्लस हाफ एंड दिस रिजल्ट इज जीरो, यानी कि आप इसको लिखेंगे 3y0। और ये माइनस ऑफ 3/2 तो माइनस 3/2 एंड प्लस ऑफ हाफ, तो ये रिजल्ट बचेगा आपके पास माइनस ऑफ 1, यानी कि ये रिजल्ट आएगा y माइनस 1। और इस प्रकार से आपके पास डेल क्यू ऑफ y हाफ की वैल्यू आएगी y2 माइनस ऑफ 3y1 प्लस ऑफ 3y0 माइनस ऑफ y माइनस 1। और ये आपके पास रिजल्ट अब आप यदि कंपेयर करें तो ये रिजल्ट आपके पास शायद फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके पास इसको सॉल्व करते हुए रिजल्ट निकालते हैं। तो इसको आपने लिखा ई पावर हाफ माइनस ई पावर माइनस हाफ होल क्यूब, होल क्यूब को सोल्व आउट करेंगे, ए क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस फार्मूले से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको अंदर लेके जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ गया, जो कि ऑप्शन ए के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी टाइप से नेक्स्ट आप बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास बाइसेक्शन मेथड दिया हुआ है और इस बाइसेक्शन मेथड को आप n बार रिपीट करते हैं, n बार रिपीट करते हैं और आपके ये कह रहा है एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0, यानी कि आपका जो रूट है वो a से b डिफरेंस में है और a से b इंटरवल में है। ये रूट आपके पास a से b इंटरवल में यदि है, a टू b इंटरवल में यदि है, तो इस कंडीशन में इसको आप बाइसेक्शन मेथड की जब बात कर रहे हैं तो इस इंटरवल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आपके पास जो है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के बिटवीन है। यहाँ आपके पास यदि रिजल्ट पॉजिटिव और यहाँ रिजल्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट इसके बिटवीन कहीं होगा। इसके लिए बाइसेक्शन करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, तो मिड पॉइंट आपके पास ये आ गया। और इस अंतराल की यदि लंबाई निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का अब ये जो इंटरवल है ये b माइनस a अपॉन 2 एंड b माइनस a अपॉन 2।
यानी कि अब आपकी लेंथ जो हो जाती है पहले के कंपेरिजन में हाफ हो जाती है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आप वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव ही आ रही है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि अगेन वैल्यू इसके बिटवीन होगी, और इसके बिटवीन यदि है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फिर लेंथ निकालेंगे तो ये लेंथ फिर वापस से हाफ हो जाएगी, पहले की फिर हाफ हो जाएगी। तो सेकेंड टाइम में अगेन हाफ, थर्ड टाइम करेंगे तो अगेन हाफ हो गया आपके पास b माइनस ए अपॉन 2/3। और इस प्रकार से जब n बार रिपीट करेंगे, ये कह रहा है कि इसको n बार रिपीट किया गया है, तो जब आप इसको n बार रिपीट करेंगे तो nth पोजीशन में इसका जो इंटरवल की लेंथ है ये b माइनस ए अपॉन 2/n की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हर बार हाफ हाफ होते हुए फाइनली b माइनस ए अपॉन 2/n के फॉर्म में n बार रिपीट करने पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ b माइनस ए अपॉन 2, उसके बाद में अगेन करेंगे तो आपके पास ये फिर हाफ हो जाएगा, थर्ड टाइम फिर हाफ हो जाएगा, और इस प्रकार कंटिन्यूस हाफ होते हुए n टाइम रिपीट करेंगे तो इसकी लेंथ आपके पास b माइनस ए अपॉन 2/n की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका आंसर है। अगेन ये क्वेश्चन आपके पास NA से है, न्यूमेरिकल एनालिसिस से, संख्यात्मक विश्लेषण से, कि n घात का एक बहुपद दिया हुआ है और इसका n+1वां विभाजित अंतर क्या है ये आपको बताना है। n+1वां विभाजित अंतर आपको निकालना है। n+1वां विभाजित अंतर क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, सॉरी, उसमें हमने बताया था कि आपके पास जितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता है उतने ऑर्डर तक यदि आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में आता है, वो हमेशा एक अचर होगा। यानी कि यदि आपके पास पॉलिनोमियल जो है ये x की पावर n की टर्म्स में ही है और इसका nth डिफरेंस निकालते हैं तो ये रिजल्ट हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होती है, और इससे हायर ऑर्डर का यदि निकालते हैं n+1 और मोर देन n+1 तो इसके लिए रिजल्ट हमेशा 0 आता है। अब ये रिजल्ट, ये आपके पास प्रॉपर्टी डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस के लिए भी अप्लाई होती है, और यही प्रॉपर्टी डिवाइडेड डिफरेंस के लिए भी लागू होती है कि डिवाइडेड डिफरेंस के लिए भी nth डिफरेंस जो आएगा ये हमेशा कांस्टेंट टर्म होगा, और n+1 से आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो n+1 डिवाइडेड डिफरेंस हमेशा 0 आता है। तो यहां आपके पास पॉलिनोमियल दिया है n पावर का और डिफरेंस आपको निकालना है n+1 का, n+1 और डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो ये डिवाइड डिफरेंस आपके पास 0 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ऐसे आपके पास है कि ये क्यूबिक इक्वेशन दी है x³ - 7x + 2 = 0, और इसका कोई एक रियल रूट कह रहा है अल्फा, और ये अल्फा आपके पास इसमें से किस इंटरवल में है ये आपको बताना है। यदि आपके पास रूट इंटरवल a to b में डिफाइन है तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट a पे फंक्शन की वैल्यू और पॉइंट b पर फंक्शन की वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब हुआ आपके पास का रिजल्ट, नेगेटिव होने का मतलब आपके पास हुआ कि दीज बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। एफ ए और एफ बी दोनों एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के होने चाहिए। एफ ए यदि पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव होगा, और एफ ए यदि नेगेटिव है तो एफ बी पॉजिटिव होगा। तो इस बिहाफ पर इनमें से प्रत्येक के लिए आपके पास इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, और साइन देखते हुए साइन जिसके लिए चेंज हो रहा है वही आपका आंसर होगा। जैसे ये आपके पहला ऑप्शन दिया -2 -1, तो -2 -1 पुटअप करें, एक्स की वैल्यू -2 पुटअप करेंगे इसमें, तो -2 पुटअप करेंगे तो इसमें रिजल्ट आएगा -8 + 14 और +2, और फाइनल रिजल्ट आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव में बचेगा, जो भी आएगा प्लस के रूप में आएगा। और -1 यदि रिप्लेस करें तो -1 में आपके पास -1 का क्यूब -1, ये -1 रखेंगे +7 और ये +2, और ये रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब ये आपके पास आंसर नहीं है। ऐसे सेकंड टाइम 1 और 2 के लिए देख लेंगे कि x के प्लेस 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, 3 - 7, तो ये आपके रिजल्ट माइनस में आया। f ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास जो है 1 - 7 + 2, तो ये रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। और f ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई 8 - 7 × 14 और +2,
और यहाँ भी आप फाइनल रिजल्ट देखें तो नेगेटिव आ रहा है, बोथ आर नेगेटिव, इसका मतलब इंटरवल ये भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम इस टाइप से इसके लिए निकाल लें, f2 की वैल्यू निकाली हुई है, f3 की वैल्यू निकालें, x के प्लेस पे 3 रिप्लेस करते हुए, x के प्लेस पे 3 रिप्लेस करेंगे और x के प्लेस पे 3 रिप्लेस करेंगे, आएगा 27 माइनस ऑफ 21 एंड प्लस ऑफ 2। और इस रिजल्ट को देखें तो आपके पास ये रिजल्ट पॉजिटिव है। तो f(2) जो है ये नेगेटिव है, f(3) पॉजिटिव है, बोथ आर अपोजिट साइन, दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसलिए आपका आंसर ये हो गया। यानी कि ये जो मूल होगा ये अंतराल 2 से 3 के मध्य स्थित होगा। ठीक टाइप से अगले क्वेश्चन पे चलें। यहां हमने ये वैल्यूज डायरेक्ट ओनली 2 और 3 के लिए चेकआउट करके बताइए कि f2 पर x=2 पर इसकी वैल्यू -4 है, x=3 पर इसकी वैल्यू +8 है, बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन, इसलिए आपके रूट जो होगा इंटरवल 2 से 3 के बिटवीन होगा। इसी टाइप से आगे बढ़े हम। ये एक सीरीज दी है नंबर्स की 8 3 0 -1 0, और इस सीरीज में फर्स्ट टर्म पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा। टोटल आप टर्म्स देखें 1 2 3 4 5 टर्म्स जो हैं आपके पास नॉन टर्म्स हैं, 5 पद ज्ञात पद हैं। तो 5 टर्म्स यदि नॉन टर्म्स होती हैं तो उस केस में हमारे पास कोई भी सीरीज है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास गिवन है उस ऑर्डर का डिफरेंस जो है वो आपके पास 0। यानी कि इसके लिए ये जो भी आपके सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के लिए फिफ्थ डिफरेंस जो होगा वो आपके 0 के बराबर होगा। नाउ फिफ्थ डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब e-1, डेल की वैल्यू e-1, और अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हुए और अब इसके लिए फिर रिजल्ट आप ये वैल्यूज रिप्लेस करते हुए और रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। और रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपका रिक्वायरमेंट रिजल्ट आसानी से आ जाता है। जैसे आपके पास यहाँ है कि 5 टर्म्स नॉन है, इसलिए फिफ्थ डिफरेंस 0, डेल को आपने रिप्लेस किया e-5, e-5 होल पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे बाय द बाइनोमियल थ्योरम, तो ये रिजल्ट आया। और इसको fx को जब अंदर यूज लेंगे तो e5 का मतलब x+5 हो गया, e⁴ का मतलब x+4 हो गया, e3 का मतलब आपके x+3 हो गया, e2 का मतलब x+2 हो गया, e का मतलब x+1 हो गया, और fx आपके पास एज इट इज। एंड नाउ इसमें x=1 यदि रिप्लेस कर दें तो x=1 रिप्लेस करेंगे तो ये f6 f5 एंड अप टू सो ऑन ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें f6 का मतलब 6th टर्म आपके पास है, 5th टर्म है, 4th टर्म है, 3rd टर्म है, 2 टर्म है, 2nd टर्म है, और फर्स्ट टर्म आपको अननोन है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स की वैल्यू पुटअप करते हुए। यानी कि यहां पर आपके पास लास्ट टर्म या 6th टर्म जो है आपके पास 0 गिवन है, फिर सेकंड लास्ट टर्म आपके यानी कि f5 आपके पास जो है, 5th टर्म जो है आपके पास 10 गिवन, ये -1 गिवन है, और इस प्रकार से गिवन वैल्यूज पुटअप करते हुए आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट 15 यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। कुल मिला के बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बस ये है कि कुछ क्वेश्चन इसमें लेंदी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनए का है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, संख्यात्मक समाकलन, और संख्यात्मक समाकलन के अंतर्गत क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन का सिम्पसन का 1/3 नियम उन बहुपदों के लिए यथार्थ है जिनकी घात निम्न से अधिक न हो। सिम्पसन 1/3 रूल किसके लिए अप्लाई हो रहा है उसकी ये बात कर रहा है। जनरली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जब पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए आपके पास जो रूल्स काम में लेते हैं वो रूल्स आपके पास होता है आपके एक ट्रोपोज़ाइल रूल, और एक आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल, एक आपके वेडल्स रूल, और इस टाइप से, और एक सिम्पसन 3/8 रूल। और उसके अंतर्गत आपके पास यदि बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सिम्पसन से ट्रोपोज़ाइल रूल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो कर्व है उसको आपके पास माना जाता है कि y = ax + b की टर्म में।
यानी कि ये एक घाती होगा, यानी कि लीनियर होगा। यदि सिम्पसन वन थर्ड की बात करते हैं तो सिम्पसन वन थर्ड में कर्व जो है ये आपके पास टू ऑर्डर का आपके पास इक्वेशन माना जाता है, यानी कि वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस ऑफ सी, यानी कि आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर का होता है, द्विघाती होता है। इसी प्रकार से सिम्पसन 3/8 रूल में आपके पास ये थर्ड ऑर्डर का माना जाता है और वेडल्स रूल में आपके पास ये सिक्स ऑर्डर का माना जाता है। तो ये आपके पास चार मेन प्रोसेस यूज लेते हैं किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन ने केवल वन थर्ड के लिए पूछा है, तो वन थर्ड में आपके पास जो है ये सेकंड ऑर्डर का है, इसलिए आपके पास ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है ये केवल सिम्पसन वन थर्ड के लिए पूछा है इसने, तो सिम्पसन वन थर्ड का पूछा है तो वन थर्ड के लिए आपके पास ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन है। ठीक इस प्रकार से नेक्स्ट आपके पास कोऑर्डिनेट से है क्वेश्चन का वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1, और ये आपके पास इसमें से किस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको बताना है। जनरली सेकंड ऑर्डर का आपके पास जनरल इक्वेशन जो होता है ये आपके पास आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by स्क्वायर प्लस ऑफ 2zx प्लस ऑफ 2fy एंड प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन होता है। ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन जो है ये आपके पास इस इक्वेशन के लिए यदि ए बी सी माइनस ऑफ 2fgh माइनस ऑफ af स्क्वायर माइनस ऑफ bg स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ch स्क्वायर, ये रिजल्ट यदि है, सॉरी ए बी सी प्लस 2fgh, ये रिजल्ट यदि आपके पास है, ये रिजल्ट यदि आपके पास, इसको शॉर्टकट में इतने बड़े को आप शॉर्टकट में ओनली डेल लिखते हैं तो ओनली डेल कह दो या ये कह दो, बात एक ही है। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये रिजल्ट यदि जीरो होता है तो ये आपके पास होता है सरल रेखा युग्म। और ये रिजल्ट यदि नॉन जीरो है तो फिर आपके पास ये सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। इसमें भी यदि आपके डेल नॉट इक्वल टू 0 है और a इक्वल टू बी है और h इज इक्वल टू 0 है तो फिर ये आपके पास हो जाता है सर्किल। यदि आपके डेल नॉट इक्वल टू 0 है और साथ में h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो फिर ये हो जाता है पैराबोला। ठीक इस टाइप से यदि आपके पास डेल नॉट इक्वल टू 0 एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी यदि आपके पास है तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को, मीन दीर्घवृत्त को। और यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो फिर ये आपके पास हो जाता है हाइपरबोला। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि आपके पास डेल की वैल्यू कैलकुलेट करें। डेल की वैल्यू यदि 0 आ रही है तब तो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आगे सोल्व करना ही नहीं है। और यदि आपकी नॉन जीरो आ रहा है तो फिर ये चेक करेंगे ए एंड बी बोथ आर इक्वल एंड एच इक्वल टू 0 है तो ये आपके सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और डेल नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा प्रोसेस है कि आपके पास यदि ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है और फैक्टर्स होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दो इक्वेशन इजीली अलग लगा रही है तो ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ यदि इसमें से इन टर्म्स में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये आपके x माइनस 1 का होली स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होली स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया जिसके फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएंगे। और उस बिहाफ पर आपके इसके रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे और ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते ये आपके होली स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से फैक्टर आपके लेंगे, ये आपके पास ये दो रिजल्ट आ गए, एक बार प्लस साइन लेने पर एक बार माइनस साइन लेने पर, यानी कि ये आपके पास जो है ये स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को यानी सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है।
तो इजीली फैक्टराइज हो रहा है, तो फैक्टराइज नहीं तो आपके पास ये जो हमने अभी कंडीशन बताई उसको अप्लाई करते हुए उसके बिहाफ पर आप चेक कर सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन जो है वो आपके किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगेन आपके पास वही NSA है, ट्रपेजॉइडल रूल मीन्स समलंबी नियम जो है, इससे आप इंटीग्रेशन की वैल्यू जब निकालते हैं तो इस कंडीशन में इसका फंक्शन जो आपको फाइंड होता है, इसमें कर्व की शेप क्या होती है, ये आपको कर्व की शेप पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने जस्ट पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि जब ट्रोपोजॉइड की बात करते हैं तो ट्रोपोजॉइड के लिए आपके पास जो है कर्व की शेप हम लेते हैं y = ax + b, और ये सिंगल पावर का इक्वेशन है, और सिंगल पावर का इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये आपके लीनियर शेप होगी। बाई चांस आपके पास ये ट्रोपोजॉइड के बजाय 1/3 रूल के लिए पूछता, सिम्पसन 1/3 रूल के लिए, तो सिम्पसन 1/3 रूल के लिए y जो एज्यूम करते हैं ये एज्यूम करते हैं ax² + bx + c, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो ये हम जानते हैं कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर पैराबोलिक होता, उस केस में आपके आंसर पैराबोलिक हो जाता है यदि सेकंड डिग्री की इक्वेशन यदि आती है तो यहां आपके ट्रोपेजॉइडल रूल में आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए आपकी इसकी शेप जो होगी लीनियर होगी, सरल रेखीय रूप में होगी। ठीक इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहां आपके पास दो लाइन दी हुई है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये दो लाइन दी हुई हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलर की कंडीशन बतानी है क्या होगी। यहां दो लाइन आपके पास जो दी हुई है ये आपके अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है, असममित रूप में है, तो यदि इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें तो हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन फिर हम जानते हैं कि दो लाइंस आपके परपेंडिकुलर होती है, तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि a1 a2 प्लस ऑफ b1 b2 प्लस ऑफ c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 आर द डी रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन एंड a2 b2 c2 आर द डी रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन। तो यहाँ यदि आप इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए q बराबर किस दे जाएगा माइनस का, और p से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया x - q / p, और ये रिजल्ट y के बराबर। अगेन यहां से देखें s इधर जाएगा माइनस का, r का इधर भाग दे तो ये वैल्यू अगेन y की आई, और y की वैल्यू नाउ आपके पास आ गई z - s/r। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन के डी रेशियोज आपके पास आ गए p1 एंड r। इस लाइन के फर्स्ट लाइन के आपके पास जो हैं इस लाइन के डी रेशियो आपके पास आ गए, डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात आपके पास प्राप्त हो गए p1 और r। ऐसे सेकंड इक्वेशन ये है, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करें, ये b इधर जाएगा माइनस का, a से डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू हो गई आपके पास x - b/a। और सिमिलर यहां बात करें कि d इधर जाएगा माइनस का और c से डिवाइड कर दिया तो यह आ जाएगा आपके पास z - d/c, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, यानी कि ये वाली जो सेकंड लाइन है इसकी डी रेशियो हो गई a1 एंड c। और इस टाइप से इन दोनों के डी रेशियो जब आपके पास आ गए तो परपेंडिकुलर की कंडीशन बताइए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ a1 a2 की बात करेंगे तो p इंटू a प्लस ऑफ 1 इंटू 1 प्लस ऑफ r इंटू c इज इक्वल टू 0, या ये कहते हैं कि pa प्लस ऑफ cr इज इक्वल टू -1। और इस टाइप से आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास जब भी आपके पास इस टाइप से दिया है तो दोनों को आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके डी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, और डी रेशियो कैलकुलेट करके और फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 38वां क्वेश्चन। ये आपके पास दो लाइन दी हुई हैं और इन दोनों लाइंस के बीच की आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है, लघुत्तम दूरी निकालनी है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लघुत्तम दूरी की जब हम बात करते हैं तो दो और लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब निकलती है जबकि दोनों लाइंस आपके सेम प्लेन में नहीं है, यानी कि को प्लेनर नहीं है, यानी कि स्क्यू लाइन्स है। स्क्यू लाइन्स के लिए आपके पास जो है हमेशा मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं। यदि आपके पास इसको वेक्टर फॉर्म में करें तो वेक्टर फॉर्म में आपके इक्वेशन जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। वेक्टर फॉर्म में किसी भी लाइन का इक्वेशन जो होता है आप ऐसे लिखते हैं कि r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये पहली लाइन का इक्वेशन, और सिमिलर दूसरी लाइन का इक्वेशन a2 प्लस ऑफ म्यू b2। और इस फॉर्म यदि है तो यहाँ a और b तो लाइंस पर पॉइंट है और b1 b2 इनकी डायरेक्शन है, और इस केस में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब शॉर्टेज डिस्टेंस का डायरेक्टली फार्मूला आपके पास जो है ये आपके पास है कि a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 एंड डिवाइड में b1 क्रॉस b2। तो ये आपके पास फार्मूला अप्लाई करके और रिजल्ट आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ a1 आपके फर्स्ट लाइन पर पॉइंट, तो फर्स्ट लाइन पर पॉइंट आपके पास है 1 2 एंड 3, यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं कि a1 जो है आपके पास ये आ गया i प्लस 2j प्लस ऑफ 3k। ऐसे सेकेंड लाइन पे पॉइंट, तो सेकेंड लाइन पे पॉइंट आपके पास जो है 2 4 एंड 5, 2 4 एंड 5, तो a2 आपके पास हो गया 2i 4j 5k। सिमिलर b1 आपके डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन है 2 3 एंड 4, यानी कि b1 आप लिख सकते हैं 2i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ 4k। सिमिलर b2, तो b2 आपके पास है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन, डायरेक्शन आपके 2 4 एंड 5, तो सेकेंड लाइन के लिए आपके b2 आपके पास हो गया 2i 4j एंड 5k। अब ये रिजल्ट्स आ गए हैं, इन रिजल्ट्स को आप इस फार्मूले में रिप्लेस करें, यानी कि पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लें। b1 क्रॉस b2 का जो रिजल्ट आएगा उसको a1 माइनस a2 करके और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, और ये रिजल्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास हुआ वेक्टर फॉर्म का, वेक्टर फॉर्म में इजीली आपके पास कैलकुलेट करते हुए आप ये रिजल्ट बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि यदि आप कार्टेशियन फॉर्म में रहने दें, वेक्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करें, तो कार्टेशियन फॉर्म में फिर आपके पास फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, l1 m1 n1 l2 m2 n2। ये तो आपके पास हुआ न्यूमरेटर पार्ट इसका, और डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ m1 n2 माइनस m2 n1 स्क्वायर। ये आपके पास जो है इस रिजल्ट को आप जब अप्लाई करते हैं तो इससे आपके पास न्यूनतम माप की दूरी यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स, जो आपके पास लाइन थी उस पर डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स निकाल लेंगे। पहली लाइन पे पॉइंट हमने बताया है कि पीछे आपके पास पहली लाइन पे पॉइंट्स जो हैं, पहली लाइन पे पॉइंट है 1 2 3 और दूसरे पे 2 4 5, तो यानी कि आपके पास हो गया 2 माइनस 1 4 माइनस 2 एंड 5 माइनस 3। तो फर्स्ट लाइन आपके पास जो है डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी 2 माइनस 1 4 माइनस 2 5 माइनस 3, और सेकेंड लाइन जो है सेकेंड एंड थर्ड ये आपके पास जो है ये आपके डी रेशियो के डिफरेंस को शो कर रही है। तो पहली लाइन के डी रेशियोज जो हैं वो तो है 2 3 4 और दूसरे के 3 4 5, तो ये आपकी 2 3 4 एंड 3 4 5। और रिजल्ट में आपके पास समेशन, तो आपके पास जो है दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, 3 इंटू 5 माइनस ऑफ 4 इंटू 4 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, यानी कि 4 इंटू 3 माइनस ऑफ 5 इंटू 2। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस ऑफ 3 इंटू 3। और अब आप इस रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, और इस रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास इजीली ड्राइव हो जाएगा, बड़ी आसानी से रिजल्ट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा।
और इस टाइप से ये रिजल्ट आपके 1/√6 आ रहा है। फाइनली आपके रिजल्ट 1/√6 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका रिजल्ट होगा इस आंसर क्वेश्चन का। कौन दिया हुआ है हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर में यदि आपके पास जनरल इक्वेशन होता है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये हमेशा इक्वेशन कौन को ही रिप्रेजेंट करता है। समघात द्विघात समीकरण सदैव एक शंकु को प्रदर्शित करता है, और ये शंकु को प्रदर्शित करता है। तो इस स्थिति में इस शंकु के लिए तीन जनक रेखाएं आपस में यदि लंबवत हैं, तो इस लंबवत होने का आपके रिजल्ट जो है आपके पास डायरेक्ट है। ये रिजल्ट आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में है, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास होता है कि a + b + c = 0। इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है कि a + b + c = 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तीन आपके पास जो जनक रेखाएं हैं, इनका आपस में लंबवत होने का मानक परिणाम स्टैंडर्ड रिजल्ट है a + b + c = 0, यानी कि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ y² एंड कोएफिशिएंट ऑफ z² इज ऑलवेज 0। यदि तीन जनक रेखाएं आपस में लंबवत हैं किसी शंकु के लिए, तो उसकी उस समीकरण के अंतर्गत x² का गुणांक, y² का गुणांक, z² का गुणांक, इन गुणांकों का कुल योग सदैव 0 होता है। नेक्स्ट आपके 40th क्वेश्चन है। ये कहता है बिंदु 3, -2 से गुजरने वाली और रेखा, ये लाइन आपके पास दी है √3x + y = 1, इससे 60 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो दो रेखाएं हैं, ये आपके पास एक पर्टिकुलर लाइन है। इसका इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन है, √3x + y = 1। अब एक दूसरी लाइन है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास 3, -2 से पास आउट हो रही है और इस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब इस स्थिति में इस बिंदु से गुजरने वाली और इस रेखा से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली, तो ऐसी दो रेखाएं पॉसिबल है। एक लाइन इधर हो गई और एक लाइन इधर के बजाय इधर भी हो सकती थी कि यहां से आपके 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट होने वाली और इस गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करने वाली जो लाइन है, ऐसी दो लाइन पॉसिबल हैं। और ऐसी दो लाइन पॉसिबल हैं, तो इन दोनों लाइंस का इक्वेशन यदि निकालते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला आपके पास होता है इन दोनों लाइंस का इक्वेशन निकालने के लिए कि y - y1 = m - tan α अपॉन 1 + m tan α मल्टीप्लाई में x - x1। ये एक लाइन का इक्वेशन हुआ। ऐसे सेकंड के लिए करेंगे तो सेकंड के लिए फार्मूला ये रहेगा, हल्का सा चेंज होगा और ये होगा, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यानी कि m + tan α, और यहां प्लस आ गया तो डिवाइड में डिनोमिनेटर पार्ट में आपके पास ये रिजल्ट माइनस आएगा। एक बार न्यूमरेटर माइनस और डिनोमिनेटर प्लस लेना है, एक बार न्यूमरेटर प्लस और डिनोमिनेटर माइनस लेना है, और इस टाइप से ये दो डिफरेंट लाइंस जो बनती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट होने वाली और किसी पर्टिकुलर लाइन के साथ एक गिवन एंगल बनाने वाली, किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली और किसी दी गई रेखा के साथ निश्चित कोण बनाने वाली दो रेखाएं हैं, तो इन दोनों रेखाओं के फार्मूले ये दो होते हैं। और इनको अप्लाई करते हुए अब सारे रिजल्ट आपके पास है, वो x1 y1, तो ये x1 y1 हो गया, x1 3 और y1 = -2। m आपके पास जिस लाइन से ये आपकी बना रहा है इसका स्लोप, और स्लोप निकालते हैं तो स्लोप आपके होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -√3। और अल्फा, तो अल्फा एंगल, तो एंगल तो आपके पास 60 डिग्री की बना है, तो ये अल्फा। टेन कुल मिला के इस फार्मूले में जो जो आपको रिक्वायरमेंट है सारी वैल्यूज आपको गिवन है, वैल्यूज को केवल फार्मूले में अप्लाई करना है और अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसके दो रिजल्ट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए इसको कैलकुलेट किया हमने, y - y1 की वैल्यू रखी m ± tan α, तो m की वैल्यू -√3 ± tan 60 अपॉन 1 - m tan α, और ये आपके वैल्यू और ये x - x1। tan 60 वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 को √3 पर रिप्लेस कर देंगे। अब एक बार यदि ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव लेंगे यहाँ पर,
और अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 कैंसिल, और ये आपके रिजल्ट 0, और 0 इंटू समथिंग या 0 डिवाइड बाय समथिंग कंप्लीट 0 हो गया, यानी कि इस केस में ये पूरा पार्ट कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो ये आ गया y + 2 = 0। तो एक इक्वेशन आ गया y + 2 = 0। और सेकंड के लिए नेक्स्ट टाइम आपके पास न्यूमरेटर में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव ले लो, ऊपर की तरफ माइनस नीचे की तरफ प्लस, और फिर इसको अगेन सोल्व करेंगे तो ये आपके सेकंड इक्वेशन आपके फाइंड हो जाती है। तो इस टाइप से कैलकुलेट करते हुए बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। और इसको जब कंपेयर करेंगे आपके दिए गए ऑप्शन से, तो दिए गए ऑप्शन से कंपेयर करने पर बी ऑप्शन आपका रिजल्ट होगा, यानी कि इस 40वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है कि एक अतिपरवलय तथा इसके संयुग्मी अतिपरवलय हाइपरबोला। तो हाइपरबोला आपके पास जो है x² माइनस y² = 1, यह हाइपरबोला हुआ। और इसकी उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी, तो उत्केंद्रता इसकी इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता होती है √1 + b²/a²। और फिर दूसरा कह रहा है इसका संयुग्मी, तो यह आपके जो है इसका कॉन्जुगेट यानी कि इसका संयुग्मी अतिपरवलय लिखते हैं। तो उसमें होता कुछ नहीं है, केवल और केवल साइन चेंज हो जाता है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव में, जो नेगेटिव है पॉजिटिव में। यानी कि ये एक्स एक्सिस पे बन रहा था वाई एक्सिस पर बनेगा। यानी कि यदि आपकी एक आपकी हाइपरबोला ये है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा ये आपके पास ये हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट ये है या इसका कॉन्जुगेट ये है। तो एक के लिए आपके पास x² पॉजिटिव y² नेगेटिव है, तो इसके कॉन्जुगेट के लिए y² पॉजिटिव और x² नेगेटिव होगा। और अब इसके लिए इसेंट्रिसिटी लिखेंगे, इसके लिए उत्केंद्रता लिखेंगे, तो ये आपके आ जाएगा 1 + b²a²/b²। ये b²/a², ये 1 + a²/b²। दोनों का अंडर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, और फिर इसको जब सोल्व आउट करेंगे फाइनली, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आता है ये प्राप्त होता है। दोनों को स्क्वायर करके रिवर्स करके जब सोल्व आउट करते हैं फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 1। तो इस प्रकार से आपके पास यदि कोई अतिपरवलय दिया है और उसका संयुग्मी दिया है, अतिपरवलय की उत्केंद्रता ये हो गई, उसके संयुग्मी की उत्केंद्रता ये हो गई, और दोनों उत्केंद्रताओं को इन्वर्स करके जब प्लस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट 1 आ जाएगा। यानी कि इसके लिए बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन। ये कह रहा है ये आपके एक प्लेन है और ये प्लेन आपके पास ये आपके स्फीयर है, गोला है, इसको प्रतिच्छेद करता है एक ग्रेटेस्ट सर्किल के फॉर्म में, एक वृत्त वृत्त के रूप में। जब भी किसी गोले को समतल काटता है तो हमेशा वृत्त के रूप में काटता है, और ये वृत्त सबसे अधिकतम ग्रेटेस्ट होता है यदि आपके पास ये प्लेन जो है ये इस स्फीयर के सेंटर से पास आउट हो। यानी कि इस स्थिति में सर्किल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर दोनों कॉमन पॉइंट हो जाते हैं। तो ये आपके पास जो है कह रहा है कि ग्रेट सर्किल के फॉर्म में कट करता है, बृहत वृत्त के रूप में काटता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्लेन जो है इसके सेंटर से पास आउट हो रहा है। तो प्लेन आपके पास है Lx + My + Nz = k, और यहां सेंटर कैलकुलेट करें तो देखिए सेंटर का x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट b और z कोऑर्डिनेट c। तो ये आपका हो गया a b c, और ये पॉइंट से इसको पास आउट करें तो LA + MB + NC = k। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया इसके ग्रेटेस्ट सर्किल होने के लिए। और आप यहाँ यदि इसको कंपेयर करें तो ये आपके रिजल्ट आपके आंसर है। टाइपिंग मिस्टेक ऐसी बात नहीं है, मेरे से भी हो सकती है, एक आध जगह टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक इस टाइप से आपके पास अगेन पैराबोला दिया 4y² + 12x - 20y + 67 = 0, और इसके नाभिलंब की लंबाई बतानी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन यदि आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल 4ax होता है, तो इस कंडीशन में x का जो कोफिशिएंट होता है, ये कोफिशिएंट हमेशा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी कि नाभि लंब की लंबाई को प्रदर्शित करता है, x का गुणांक। अब चूंकि लेंथ आपके पास कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए रिजल्ट यदि नेगेटिव आ रहा हो, 4a की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। लेकिन उसके लिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 बनाना है। तो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन ऑरली हो रहा है कि आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, यानी कि 4 से पूरी आपकी इक्वेशन को डिवाइड, और 4 से पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड कर देंगे तो फिर आपके पास 4 से डिवाइड करने के बाद में जो x का कोफिशिएंट है वही लेटेस्ट रेक्टम है। 4 से डिवाइड करेंगे तो x का कोफिशिएंट 12 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास बचेगा 3, और ये जो 3 बच रहा है यही लेटेस्ट रेक्टम है, यानी कि इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो यहां आपके पास जो है ऐसे करें, या आपके पास इसको पूरा लंबा चौड़ा करके कि भाई पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें कि भाई आपके पास जो है पहले 4 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेके फिर इसकी हेल्प से होली स्क्वायर बनाया, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। इसके बाद में आपके पास ये होली स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और होली स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आपके पास वाई स्क्वायर को 4x से कंपेयर करके 4a की वैल्यू -3 हो गई, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आपके पास ये 3 आंसर आ गया। तो दोनों प्रोसेस से कुल मिला के आंसर वही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 44वां क्वेश्चन। एक आपके पास लंबवृत्तीय शंकु के 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं हों तो उसका अर्ध शीर्ष कोण क्या होगा। देखिए यहां आपके पास कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण जो है इसका इक्वेशन आपके पास होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा। राइट सर्कुलर कोण का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा। और ये आपके पास जो शंकु है इसकी आपके पास कह रहा है 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं, और 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं होती है तो इसकी शर्त हम पीछे अभी भी पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, किसी भी आपके पास शंकु की 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाओं का एक शर्त होती है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ यदि बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 10 स्क्वायर एल्फा एंड दिस वन इक्वल टू 0। 10 स्क्वायर जाएगा प्लस का, तो 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर एल्फा मीन्स 10 एल्फा इज इक्वल टू √2 मीन्स एल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया 10 इनवर्स √2। तो इसका ऑप्शन आपके 10 इनवर्स √2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, 44th के बाद में 45th 45वां क्वेश्चन। बिंदु 1,2,0 ये एक पॉइंट दिया हुआ है और इस पर ये आपके पास कर्व दिया है एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड एक्स, और इस पर आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने हैं, दिक् अवकलज निकालने हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने हैं इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। वेक्टर आपकी गिवन है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर फंक्शन यदि आपके पास गिवन होता है तो उसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आप सबसे पहले उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बाद ये जो आपके ग्रेडियंट आएगा, इस ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं उस वेक्टर से जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करने हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जिस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। यानी कि सबसे पहले ये आपके पास जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन का आपके पास ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। ग्रेडियंट आप जानते हैं कि ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो भी गिवन फंक्शन है इस गिवन फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई विद आई वेक्टर, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई विद y वेक्टर ये j वेक्टर, और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई विद k यूनिट वेक्टर,
और इस टाइप से करके आपके पास ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेगा। जिस वेक्टर की डायरेक्शन निकालना उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपके पास जो वेक्टर गिवन है इसके मॉडुलस से आप डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। और इस टाइप से दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने पर आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस बिहाफ पर अब यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आपके पास फाई गिवन है, ये इसका x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके रिजल्ट निकालेंगे तो ये आया। इस ग्रेडियंट की वैल्यू जो पॉइंट गिवन है इस पॉइंट पर निकालेंगे 1, 2, 0 पे, तो x को 1, y को 2 और z को 0 रिप्लेस करेंगे तो ये आपके ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, उसके बाद में इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको निकालना है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि ये जो गिवन वेक्टर है इस गिवन वेक्टर को आप डिवाइड कर देंगे इसके मॉडुलस से, और इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो आपके ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आ गया। और ये ग्रेडियंट दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई, और फाइनली आप सॉल्व आउट करेंगे तो रिजल्ट 10/3, यानी कि इसका आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आया 10/3 रिजल्ट आया, जो कि ऑप्शन डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है कि परवलय y स्क्वायर इक्वल 4ax के बिंदु a_t1 स्क्वायर 2a_t1, ये पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है पैराबोला पे, और इस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, अभिलंब खींचा है, नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये नॉर्मल जो है अगेन पैराबोला को जाके मीट करता है, मिलता है एट पॉइंट दिस वन, और उसके लिए कंडीशन इसमें से क्या होगी आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, जनरल जैसे जैसे कह रहा है उसी हिसाब से चलते चलिए। कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, इस पॉइंट पर पहला पैराबोला का आपके नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन आप सब जानते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1 अपॉन 2a x माइनस x1। x1 y1 गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट रिप्लेस करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तो y माइनस 2a_t1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a_t1 अपॉन 2a एंड x माइनस 8t स्क्वेयर, y इज इक्वल टू ये 2a कैंसिल और आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ t1x एंड प्लस ऑफ a_t1 क्यूब और प्लस ऑफ 2a_t1। ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट a_t1 स्क्वायर 2a_t1। अब ये नॉर्मल अगेन आपके पास इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो इस पॉइंट से पास आउट करा दीजिए, यानी कि x के प्लेस पे ये और y के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दीजिए, और ये रिप्लेस करके y के प्लेस पे 2a_t2 पुटअप कर दीजिए, x के प्लेस पे आपके पास a_t1 स्क्वायर रिप्लेस कर t2 स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए, और अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिक्वायर्ड रिजल्ट की फाइंड आउट होगा। तो इस टाइप से करते हुए आपके पास, वैसे इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में याद भी रख सकते हैं। तो ये आपके पास है कि पहले आपने नॉर्मल निकाला गिवन पॉइंट पे, नॉर्मल निकालने के बाद में फिर आपके पास दूसरे पॉइंट से पास आउट करा दिया, और आगे केवल जनरल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट जो आएगा वही आपका आंसर होगा। सिमिलर अगेन आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि यदि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ये गिवन है तो इसके लिए डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए वैसे तो आपके ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में है, स्टेटमेंट कंप्लीट आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वैसे आप चाहें तो पहले आप कर्ल कैलकुलेट करें एफ का, और उसका जो आंसर आ रहा है उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें, और वरना आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो ये है कि कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर है, इसका कर्ल निकाल के और इस कर्ल का अगेन डाइवर्जेंस निकालते हैं तो ये डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। किसी सदिश के कुंतल का अपसरण सदैव 0 होता है। द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, और उसके बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि किसी वेक्टर का, कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर हो, उसका पहले कर्ल कैलकुलेट करके और जो रिजल्ट आता है उसका आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें तो ये रिजल्ट हमेशा 0 होगा। तो ये रिजल्ट हमेशा 0 होगा।
वैसे आप ये चीज़ रिजल्ट निकाल के भी दिखा सकते हैं कि भाई पहले आप कर्ल कैलकुलेट कर लो, लेकिन आपके पास क्योंकि किस आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं इसलिए इतना लंबा करने का आपके पास टाइमिंग नहीं होता है कि भाई आपके पास डेल डॉट डेल क्रॉस एफ की वैल्यू निकालें तो ये डेल के कोफिशिएंट, ये डेल के कोफिशिएंट, ये एफ के कोफिशिएंट, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ये सॉल्व आउट करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके जब रिजल्ट निकालेंगे तो फाइनली रिजल्ट वही आना है, फाइनली रिजल्ट आपके पास 0 आना है। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल सकते हैं कि किसी भी सदिश के कुंतल का अपसरण सदैव 0 होता है। द डाइवर्जेंस वैल्यू ऑफ ए कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0। यहां आपके पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी टी जो है सी के परपेंडिकुलर है तो टी की वैल्यू क्या होगी। यहां ये कह रहा है कि ए प्लस टी इंटू बी वेक्टर जो है ये आपके परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर सी के, और ये यदि परपेंडिकुलर है तो इस केस में हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमेशा 0 होता है, यानी कि दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 0। सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट सी, और सी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा बी डॉट सी। ना इनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू रख दो, पहले ए और सी को डॉट प्रोडक्ट करें, ए ये सी ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई, तो ये 1 इंटू 3 तो 3, 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 5, और ये 3 इंटू 0 तो 0, 5 प्लस 0 5, तो ए डॉट सी की वैल्यू है 5। सिमिलर बी डॉट सी, यानी कि बी और सी को डॉट प्रोडक्ट करें तो देखिए -1 इंटू 3 तो -3 एंड +2, -3 एंड +2 तो -1, और इस टाइप से कैलकुलेट करते हुए टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू आ गई 5। तो कुछ क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है, इजी है, इस टाइप से हैं कि ऑरली हो जाएं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा क्या है, लेकिन आप चाहें तो इसको ऑरली कर सकते हैं, इतना पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन है कि ए यदि आपके पास कोई एक कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है और आर है ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर, तो वैसे तो ये भी आपके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में है कि ये रिजल्ट हमेशा 2a के इक्वल होता है। बाकी आप इस चीज़ को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले ए क्रॉस आर कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले ए क्रॉस आर कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू आपने एज्यूम की कि ए आपके पास जो है A1 A2 A3 के फॉर्म में है और आर आपके पास एक्स वाई जेड है, और इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट के सोल्व, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये इसके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। और अब इसका कर्ल कैलकुलेट करना है, तो कर्ल का मतलब इसके साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट और डेल एक क्रॉस प्रोडक्ट और डेल का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ये रिजल्ट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल फाइंड होगा। और ये रिजल्ट ट्वाइस ऑफ ए आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में भी है, तो आप चाहें तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग अप्रोक्सीमेटली आपके पास ओरली हो जाएगा। ये दो वेक्टर दिए हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर आपको बताना क्या होगा। जब दो वेक्टर दिए हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जाहिर सी बात है उन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद में फिर आपके पास कह रहा है यूनिट वेक्टर, तो जो आपने जोड़ा, जोड़ के जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर रिजल्ट आपका फाइंड हो जाएगा। तो ये आपके पास लगभग ओरली होने वाला क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि आर आपके पास दिया हुआ है, आर आपके पास R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और मैग्नीट्यूड निकाल के फिर आपके पास मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो गया। तो इस टाइप से आपके पास हम बात करते हैं। तो अब तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके 120 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट आपके वीडियो में डिस्कस करेंगे।
यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कौन सी सुविधा चाहिए या कौन सा पेपर आप सॉल्यूशन के रूप में चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।